हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। मैं आज बात करने वाला हूँ कोई टॉपिक के बारे में नहीं, कोई आज ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि तैयारी हम क्यों करें और किस लिए करें, और हमें ये जो अलग अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए तैयारी करते होंगे तो आपके दो पेपर होते होंगे, एक CBT 1 होता होगा, एक CBT 2 होता होगा। मतलब कोई भी नाम अलग होंगे पर दो पेपर के फॉर्म में होते होंगे। पहला पेपर नॉन टेक्निकल होगा, दूसरा पेपर टेक्निकल होगा। ये क्यों हमें पढ़ना पड़ता है नॉन टेक्निकल? हम टेक्निकल के होके क्यों हम नॉन टेक्निकल पढ़ें? क्योंकि अगर हम बात करें तो कोई भी बंदा है टेक्निकल लाइन में जाता है, 12th के बाद जाएगा या तो 10th के बाद जाएगा। 10th के बाद जाएगा तो डिप्लोमा में जाएगा, 12th के बाद डिग्री में। तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल में जाता है, और जब टेक्निकल की एग्ज़ाम देने की बात आती है तो ये इतनी भीड़ होती है, तो वो भीड़ के वजह से कहीं ना कहीं दो पार्ट में एग्ज़ाम लेना पड़ता है। नॉन टेक्निकल पोर्शन भी पढ़ना पड़ता है। हमें नॉन टेक्निकल पोर्शन क्यों पूछ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है हमें नॉन टेक्निकल पोर्शन पढ़ने के लिए? हमने 10th तक तो हिस्ट्री पढ़ा है। अगर कोई नॉन टेक्निकल पोर्शन का पूछ भी रहा है तो वो ज़्यादा नहीं पूछता, 10th स्टैंडर्ड तक पूछता है। और कोई हायर एग्जाम में जाएंगे तो 12th लेवल तक पूछता है। और हम कोई भी बंदा है वो 10th लेवल तक तो उसने पढ़ा ही होगा। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 10th तक हमने हिस्ट्री पढ़ी है, और वो बात अलग है, हम भूल जाते हैं, पर हमें वही पढ़ना पड़ता है। तो हमें नॉन टेक्निकल पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? और अगर हम बात करें, हमको जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है। अब जियोग्राफी पढ़े, उसमें हमें मैप पढ़ना पड़ता है। और मैप क्यों पढ़े? मैप को देख के क्या पता चलता है कि ये मैप से क्या, मतलब ऐसे क्या पढ़े कि हमारे क्वेश्चन बने। अगर हम मैप के बारे में बात करें तो मैप हमारे दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? अगर हम बात करें, अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इक्वेटर है, उस इक्वेटर पे ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर को दो बार काटती है? अगर हमने मैप अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से मैप देखा होगा, अच्छे से मैप की स्टडी की होगी, तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। जो कॉन्गो नदी है वो इक्वेटर को दो बार काटती है। अब ये क्वेश्चन मैप से ही बनते हैं। दूसरा ऐसा पूछ लेता है कि बताइए ऐसा कौन सा कंट्री है जिसकी बाउंड्री दो ओशियन से लगती है। अब हम बोले ये सब कितना पढ़ेंगे, कितने फैक्चुअल, मतलब हम लोग बोले चलो हम ये सब चीज़ तो है, ये सब चीज़ हम वन लाइनर है, हम याद कर लेते हैं, पर ऐसी कितनी चीज़ें याद करेंगे? और हर बार एग्जाम में बदल बदल के पूछता है, तो हम कितने, अगर हमने मैप की स्टडी अच्छे से की होगी तो हमें पता होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन की बात की, ऐसा कौन सा कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी बाउंड्री दो ओशन को टच होती है? कोलंबिया। कहीं ना कहीं पूछा होगा तो आपने याद भी कर लिया होगा, पर आप अगर मैप से, आप नहीं तो कल भूल जाओगे, पर अगर मैप से आप पढ़ोगे तो मैप पे आप पढ़े रहे हो तो कोलंबिया को देखोगे तो कोलंबिया में ये पनामा नहर है। पनामा नहर के इस साइड अटलांटिक और इस साइड अटलांटिक ओशन और इस साइड पैसिफिक ओशन है, दो ओशन टच करते हैं। दूसरी हम बात करें, जब हम मैप को स्टडी करेंगे तो मैप में हमें दिखेगा कि एक कजाकिस्तान दिख रहा है हमको। ये जो कजाकिस्तान है सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है एशिया के अंदर। और उसके बाद अगर ऑप्शन में नहीं दिया, चलो कजाकिस्तान आपने पढ़ भी लिया कि कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, पर पूछ लेगा ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं देगा, तो क्या होगा? तो आपने अगर मैप में पढ़ा होगा तो कजाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री दूसरे नंबर में मंगोलिया आती है। चलो ये भी तक ठीक है, पर जैसे जैसे कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है तो क्वेश्चन के लेवल अलग हो रहे हैं, थोड़े बढ़ रहे हैं, थोड़े हटके आ रहे हैं। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि बताइए, चलो आपने सब याद कर लिया, कॉन्गो नदी दो बार काटती है, कोलंबिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी बाउंड्री दो ओशन को टच करती है, ये भी आपने पढ़ लिया। पर आज कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि बताइए कजाकिस्तान और मंगोलिया की बाउंड्री एक दूसरे को टच करती है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन जिसने मैप देखा होगा, जिसके दिमाग में मैप फिट होगा, वो ये क्वेश्चन का जवाब दे देगा। तो इसके लिए मैप जब भी पढ़ें तो वो इस तरीके से वन लाइनर के फॉर्म में ना पढ़ें,
बल्कि मैप को देखिए, समझिए कौन सी बाउंड्री किसकी कहाँ पे लग रही, क्यों है, क्या है, कैसे है, वो सब पढ़िए। अब वो सब के बाद ऐसे पूछ लेता है, ये अलग अलग ओशन हो गए, सी हो गए, अलग अलग स्ट्रीट हो गई। अब स्ट्रीट बोलते हैं याद नहीं होता, याद नहीं होता, स्टैटिक जीके याद नहीं हो रहा। अब स्टैटिक जीके में आप देखोगे तो स्टैटिक जीके में एक स्ट्रीट वाला भी टॉपिक आता है। अब ये स्ट्रीट वाला टॉपिक आप देखोगे, एक बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स में लिखा होगा बेरिंग स्ट्रीट, आई थिंक, हाँ, जो बेरिंग स्ट्रीट है, इधर बेरिंग स्ट्रीट, वो किसको किसको अलग करती है, कौन से सी को अलग करती है, तो बॉक्स में दिया होगा। और याद होने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है, और हम दूसरे से पूछते हैं तुम्हें कैसे याद हुआ, तो कहीं ना कहीं मैप से हम स्टडी करते हैं, मैप में देखेंगे और मैप को देख के अपने आप याद हो जाएगा। तो इसके लिए मैप से स्टडी करना, मैप को स्टडी करना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और हमारा मेन था ऑब्जेक्टिव था, जो हम जब सिलेबस देखते हैं कोई भी एग्जाम का, तो इस एग्जाम के सिलेबस में दे दिया होता है इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसा मतलब दे दिया होता है। आरआरबी में देखा इंडियन हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, और थोड़ा इलेबरेट करके एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसा। दूसरे में भी देखा एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब भी कोई भी बंदा होता है तो किताबों के पीछे क्यों भागता है? किताबों के पीछे इसीलिए भागता है, कहीं ना कहीं उसे लेवल नहीं पता। क्योंकि जब सिलेबस देखता है तो सबका सिलेबस, दूसरी कोई हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके भी सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री लिख देगा, और दूसरी भी होगी उसमें भी इंडियन हिस्ट्री लिख देगा। अब ये जो इंडियन हिस्ट्री है उसको किस तरीके से पढ़ना है वो हमें किस तरीके से पता चलेगा? अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो देखोगे उस पर जो छोटी एग्जाम होती है उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाता। उसमें जो होगा छोटी छोटी एग्जाम में पूछ लेगा गांधी जी कब गए थे साउथ एशिया, और साउथ एशिया से कब वापस आए थे, उन्होंने पहला आंदोलन कौन सा किया था, कब जेल में गए थे, कब बाहर आए थे, चोरी चोरा कब कांड हुआ था। ये ऐसे तब क्वेश्चन होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एग्जाम का अपना अपना लेवल है। और अगर दूसरी भी लोग किताबों की बात करते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, कोई भी एग्जाम के लिए कोई किताब स्पेसिफिक नहीं होती, ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो नहीं होती। वही लूसेंट की बात करें, लूसेंट का नाम बहुत फेमस है, अरिहंत का नाम फेमस है। कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब खराब है? किताब सारी अच्छी हैं। आप अगर डिग्री किया है, अगर आपने डिग्री किया है और डिग्री में कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ा है, तो सब बच्चे वही किताब पढ़ते हैं। कोई बच्चा वही किताब पढ़ के 90% स्कोर कर देता है, कोई बच्चा वही किताब पढ़ के पासिंग मार्क खिलाता है। उसी तरीके से लूसेंट की अगर बात करें, कोई वही लूसेंट पढ़ के ग्रुप डी की एग्जाम निकालता है, कोई वही लूसेंट पढ़ के ग्रुप सी की एग्जाम निकाल देता है। तो ये एग्जाम किताबों के पीछे मत भागिए। आप जब भी कोई भी बंदा तैयारी करने को देखता है तो खुद को 1 साल देता है, और 1 साल देता है कहीं ना कहीं, तो 1 साल में आप पढ़िए। ऐसा नहीं है आप ग्रुप सी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने एम बनाया, तो आपको ग्रुप बी पोस्ट की जो तक का क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आता। आपको जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक पढ़िए। तो हमारा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि किताबों के पीछे मत भागिए। कोई भी किताब है उसको अच्छे से ख़त्म करिए बस। और अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, पहले टेक्निकल पोर्शन होता है, बाद में नॉन टेक्निकल होता है। तो नॉन टेक्निकल ज़्यादा नहीं हार्ड पूछता है। मैथ्स है, मैथ्स बोलते हैं मैथ्स मुझे नहीं आता। मैथ्स में क्या टॉपिक होता है, अगर आप एनडीए का कोर्स देखेंगे तो उसमें थोड़ा अच्छा % का मैथ्स होता है, और अगर आप थोड़ा जनरल का देखते हैं तो उसका मैथ्स अच्छा, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता। टाइम एंड डिस्टेंस होता है, वर्क होता है, ये सब होता है। तो मतलब कुछ हार्ड नहीं होता। ठीक है, मेरा बस इंटेंस यही है कि जो भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम की आप पढ़िए। यार